अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 4 पॉइंट्स के ऊपर आज का प्रोग्राम करूंगा। पहला ये कि शर्म करनी चाहिए मियां नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करने वाले वोटर और सपोर्टर्स को। शर्म करनी चाहिए शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी साहब को सपोर्ट करने वालों को। और शर्म करनी चाहिए इमरान खान के वोटर और सपोर्टर को। और शर्म करने का मुकाम है उन लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं उनको बुरा भला कहते हैं। अब ये 4 पॉइंट्स हैं। ये चारों पॉइंट्स में मैं बताता हूँ। सबसे पहले नवाज शरीफ साहब 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर गए थे अपने प्लेटलेट्स पूरे करवाने के लिए। प्लेटलेट्स तो उनके अब तक पूरे नहीं हुए, लेकिन उन्होंने एक 33 करोड़ रुपए जो पाकिस्तानी मालियत है, अब मज़ीद बढ़ गई क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ गया। तो उन्होंने कह लें जी 33 करोड़ रुपए की एक बेंटले कार ख़रीदी है, और वो कार जो कि दुनिया की महंगी तरीन कार्स में आती है। कहने को इन्हें अवाम का दर्द है। ये 33 करोड़ ये पाकिस्तान की अवाम के ऊपर खर्च कर सकते थे, लेकिन क्या है कि वो सिर्फ दावे होते हैं, नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ का नाम लिया मैंने, वो इस वजह से लिया कि इन दोनों साहिबान ने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई और इक़्तिदार संभाल लिया। इमरान खान साहब तो मईशत का जो कर रहे थे बेड़ा गर्क, इन्होंने आके उससे 4 गुना ज़्यादा करा। आए किस लिए इक़्तिदार में? सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो मुकदमात हैं, अपने जो केसेस हैं, उनको ख़त्म करने के लिए। और आके टिका के इन्होंने महंगाई की, टिका के जो है बिजली, गैस, पानी, पेट्रोल, हर चीज़ महंगी की। इवन अब जो निगरान गवर्नमेंट आई वो भी इन्हीं के नक्शे कदम पे चल रही है, कहने को IMF। और तीसरी, इमरान खान के वोटर सपोर्टर को भी शर्म इस वजह से करनी चाहिए कि वो शख्स जो कि रियासत मदीना के दावे करता था, वो शख्स जो कशकोल तोड़ने की बातें करता था, जो शख्स जो कि 90 दिन में करप्शन ख़त्म करना चाहता था, वो शख्स जो कहता था कि मैं आर्मी यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों के ऊपर आके हुकूमत में नहीं आऊँगा। कह लें कि वो बैसाखियों की मदद से हुकूमत में नहीं आना था, मैं कभी भी इक़्तिदार नहीं लूँगा। और देख लें कि तकरीबन 3.5 पौने 4 साल जो इक़्तिदार में रहे वो, तब तक इस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर बैठे रहे। और जैसे ही उनसे इक़्तिदार गया तो इस्टेब्लिशमेंट की बुराइयां शुरू हो गई, और फिर उन्होंने बता दिया कि मुझे तो फ़ौज लेके आई थी। झूठ आखिर की हद तक बोलते हैं हमारे जो सियासी लीडरान हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं है कि अवाम के क्या हालात हैं, क्या नहीं है। चौथी चीज़, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो हैं उनको बुरा भला कहते हैं, पाकिस्तान की फ़ौज को, आर्मी को बुरा भला कहते हैं। उसकी वजह यह है कि मैंने पहले भी कहा कि उस आर्मी को इस वजह से सल्यूट है, सलाम है कि कोई कुदरती आफत आए, कोई मसला आए मुल्क के ऊपर, अवाम के ऊपर, वो सबसे पहले अवाम की मदद के लिए आती है। उनके बजट का बड़ी तकलीफ़ है अवाम को कि जी वो बजट खा जाते हैं हमारा। वो बजट से ही आपकी सारी मदद करते हैं। जितने ये दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो कहाँ से करते हैं? अभी चलें ये बटग्राम का ले लें, 3 हेलीकॉप्टर्स आए आर्मी के, उनके ऊपर फ्यूल लगा, उनके ऊपर एक्सपेंस हुआ। उन्होंने तो नहीं आके कहा लोगों से कि हमने तुम्हारी जान बचाई, हमें पैसा दो। उन्होंने अपने बजट से ही सारे फंड्स को जो है मैनेज करना होता। और सरहद की हमारी हिफाजत वो फ़ौज करती है। क्या क्या करे वो? हाँ, जान जान जो सियासी लीडर गलत होता है तो फिर वो उसकी टांग खींचते हैं। क्यों? मुल्क के साथ गलत नहीं होना चाहिए। एक तरफ मुआवजा करते हैं, 2017 में चोरों की हुकूमत थी, उस वक्त से लेके आज तक चोरों की दोबारा हुकूमत भी आई, यानी इमरान खान का टेन्योर भी बीच में शामिल करेंगे और शहबाज शरीफ साहब का भी। 2017 में पेट्रोल, गैस, बिजली, पानी, इनके बिलों की क्या कीमतें थीं? जो बिजली का यूनिट कितने का था, पेट्रोल क्या लीटर था, डॉलर का क्या रेट था, एक अदद गाड़ी या मोटरसाइकिल की क्या कीमत थी। फिर आ गए खान साहब। खान साहब ने आते ही जो मईशत को संभाला है, 90 दिन में करप्शन ख़त्म की है उन्होंने। वो मेरा ख्याल है गाड़ियों की कीमतें जो हैं 90 दिन के अंदर ही डबल हुई थी। डॉलर डायरेक्ट 150 पे गया था, और वजह यही थी कि करप्शन ख़त्म हो गई थी पाकिस्तान में। और अब करप्शन कितनी एक है, अब आप वो देख लें कि अब वो अपनी करप्शन छुपाते फिर रहे हैं। और जो उनका सपोर्टर वोटर है वो आज भी अकल का अंधा है, आंखों का अंधा है, हर तरह से अंधा है, वो नहीं समझता। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब अवाम के दुख की बड़ी बातें करते हैं। इमरान खान साहब को कहते हैं कि उन्होंने मईशत तबाह कर दी, लेकिन क्या तबाह की? आप लोग क्या छोड़ के गए थे? खजाना तो आप भी उनके लिए खाली छोड़ के गए थे। झूठी इकॉनमी, GDP ग्रोथ आप शो करके गए थे। और इंडस्ट्री आपकी वो तकरीबन बंद हो चुकी थी जो खान साहब ने आके मुकम्मल बंद कर दी। देखा जाए, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया लाख बुराइयां कर रहा हो,
लाख कत्लेआम कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, हमारे से एक दिन बाद आज़ाद हुआ था, यानी 15 अगस्त को। वो आज चांद पे पहुंच गया और हमें चांद के वो इर्द गिर्द के जो तारे हैं हमारी हुकूमतें वो दिखा रही हैं। इंडिया के पास इतना बजट, इतनी तरक्की, इतनी जीडीपी कैसे आई? क्यों? उसके लीडरान जो थे वो मुल्क के साथ अपने वफादारी करते रहे। हमारे लीडरान जो है मुल्क के साथ गद्दारी करते रहे। बहुत से लोग मेरी इस बात से इतराज़ करेंगे, लेकिन ये देखें कि आपके सियासी लीडरान ने आज तक मुल्क को दिया क्या, सिवाय महंगाई के। इस वक्त गरीब आदमी क्या करेगा? घी 650 रुपये किलो ले रहा था, अब मज़ीद बढ़ेगा कीमत क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल की कीमत देख लें, बिजली का यूनिट अभी 2 दिन पहले फिर 5 रुपये कुछ पैसे बढ़ा दी कीमत। 54 रुपये से भी बिजली का यूनिट देखिएगा क्रॉस करेगा, तकरीबन 60 रुपीज़ पे अब हिसाब से बिल आएगा। और 200 यूनिट का कहती है गवर्नमेंट जी, 200 यूनिट वाले को कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा झूठ है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, हर तरह के टैक्सेस उन्हें पड़ रहे हैं 200 यूनिट के अंदर वालों को भी। एक वक्त था कि ये जो एम्बेसीज होती थी ना, गैरीज वगैरह, तो इनके दफ्तरों के बाहर बहुत कम रश होता था बाहर जाने वाले, ज़्यादातर वो स्टूडेंट्स का होता था। आज जो है आप जाके देखें, उनके बिज़नेस में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। चाहे वहाँ किसी को वीज़ा मिल रहा या नहीं मिल रहा, लेकिन उनके बिज़नेस में जो है ना रिकॉर्ड इजाफा हो गया। किस वजह से? कि हर आदमी की ये कोशिश है कि 30, 40, 50 लाख रुपए लगा के वीज़ा ले के किसी तरह से मुल्क से बाहर निकल जाओ और अपने बीवी बच्चों को अच्छी तरह से पेट पाल लो, उनका जो है अपना ज़िंदगी का जो गुजारा वो कर लें। क्या वजह हुई? वजह ये हुई कि ना हमारी इंडस्ट्री चल रही, ना हमारे मुल्क में बिजनेस चल रहा। आप इंडिया को देखें, आप बांग्लादेश को देखें जो 71 में आज़ाद हुआ, और आज उसकी जीडीपी कहाँ पे है, उसके रिजर्व्स किधर हैं। और हमारे देख लें कि रिजर्व्स किधर हैं। वो रिजर्व 4 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर, जो वो भी हमारे नहीं, हमने भीख मांग के किसी पड़ोसी मुल्क से मांगे हुए, कभी किसी से मांगे हुए। हमारे पास तो ये पैसा भी नहीं है। तो हर आदमी की यही सोच है कि किसी तरह से बाहर निकला जाए, बाहर जाके किसी घर का एक फ़र्द भी बाहर है ना, तो वो जब अपनी पेमेंट ट्रांसफ़र करता पाकिस्तान, तो वो करेंसी का जो फ़र्क आता ना, उसे सुकून हो जाता कि यार अगर मैं $100 भी अपने घर भेजूँ ना, तो इस वक्त 30,000 रुपया बनता है। US डॉलर की बात कर रहा हूँ। इसमें अगर पाउंड, यूरो पे आ जाएँ, कुवैती दिनार पे आ जाएँ, बाकी करेंसीज पे आ जाएँ, तो उससे भी ज़्यादा कीमत हो जाती है। और अभी डॉलर देखिएगा कि 350 से 370 रुपये के बीच में जाएगा। अभी डॉलर ने आगाज़ किया ऊपर जाने का, अभी तो उसने उड़ान पकड़नी है अपनी, सही ऊंचाई पे जाएगा वो। और लग पता जाएगा गरीब अवाम को होगा ये कि जहाँ पे कत्ल गारत होगी, जहाँ पे जो है चोरी डाकी डकैती बढ़ेगी, और कुछ नहीं होगा। जितना गरीब आदमी है वो गुजारा नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, वो खुदकुशी कर लेता। आज हम बच्चों के लिए आवाज़ उठाते हैं कि जी बच्चों के ऊपर जो है लेबर के तौर पे उनसे काम लिया जा रहा है, लेकिन देखा जाए कि उन्हें लेबर किस तरह से और क्यों वो लेबर के तबके के ऊपर जो है आए, लेबर के तौर पे जो है वो काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, किसी के घरों में काम कर रहे हैं। क्या वजह है? कि फैमिली के हालात ही नहीं है। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? इस वक्त आप 20-30 हज़ार वाले को छोड़ेंगे, जो 70 से 80 हज़ार रुपया कमा रहा है ना, वो अपने अपनी एक बेगम और 2 बच्चे नहीं पाल सकता। ये हालात हो गए हमारे मुल्क के। तो हमने करना क्या है? हम इंडिया चांद पे पहुंच गया है और हमें बैठे देख रहे हैं इंडिया को, और उसके अंदर कीड़े निकाल रहे हैं। वो ये जी, वो ये जी, वो जी, वो जो मर्ज़ी करे, लेकिन क्या है, हमारे ऊपर लाना था, हमारे लीडरान के ऊपर सब पे लाना था कि अपने मुल्क को खा गए। कोई अवाम में भी देखा जाए ना, सिंसियर नहीं है। वो अभी इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन जब भी होंगे, 24 में हो जाए, 23 में तो नहीं होंगे, 24 में हो जाते हैं अगर, तो जाके भागे हुए होंगे, लाइनों में लगे हुए अपने अपने लीडरान को वोट दे रहे होंगे। होगा क्या? लीडर ने आना है, फिर जेबें भरनी है, चले जाना। आप चाहे वो कोई भी हो, PTI, PMLN, PPP, JUI, कोई भी जमात हो, कोई पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है। हाँ, हमारे पाकिस्तान को अगर कोई बचा सकता है तो वो कायद-ए-आज़म जैसा कोई लीडर आ जाए, कोई अयूब खान जैसा लीडर आ जाए, कोई जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा लीडर आ जाए। हाँ, एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा। अब लोग कहेंगे कि मैं यू टर्न ले रहा हूँ। वो यू टर्न इस वजह से ले रहा हूँ कि मैं नवाज़ शरीफ को कहूँगा कि अगर नवाज़ शरीफ साहब आते हैं तो मुल्क की इकॉनमी बेहतर होगी। उसकी वजह क्या है? एक बिज़नेसमैन फैमिली है, और जब जब ये इक़्तिदार में है, मुल्क में इकॉनमी बेहतर हुई है। ये बात माननी पड़ेगी। आज तक जितने प्रोजेक्ट्स हैं PMLN की जमात ने किए और किसी जमात ने कुछ नहीं किया।
जिसको इतराज़ है वो ये देख ले कि उसकी जमात के लीडर ने या उसकी जमात जब इक़्तिदार में आई तो उन्होंने क्या किया। अब वो पीपीपी भी हो सकती है, पीटीआई भी हो सकती है, क्योंकि यही दो बड़ी जमातें पीछे बचती हैं। अभी 2-3 दिन पहले का वाक़या है कि एक खातून का शौहर जो है वो फैसलाबाद गया नौकरी करने, और बिजली का बिल आ गया पीछे 10,000। गरीब फैमिली थी, मज़दूर तबका था, बिल दे नहीं सके तो वापडा वाले बिल जो मीटर है बिजली का वो उतार करके ले गए। और बेरहमी देखें कि वापडा को अख्तियार नहीं है पहली चीज़ ये कि मीटर उतारे। मीटर जो प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी होती है क्लाइंट की, यानी कि जिसके घर मीटर लगा हुआ वो पैसे दे के मीटर ख़रीद के लेता है। और ये ऐसी बगैरती करते हैं वापडा वाले, मीटर काट के सकते तो हैं, साथ उतार के भी ले जाते हैं। ठीक है जी। तो वो खातून मजबूर थी बेचारी, घर में दाने नहीं थे खाने को, उसने बच्चों को जो है अपने जहर घोला पानी में पिला दिया। 2 बच्चे फौत हो गए, 1 बच्चा बच गया। तो ये हमारी आवाम के हालात हैं। फ़ौज को बुरा भला कहते हैं, लेकिन देखा जाए ना, जब जब हमारा सियासी लीडर पटरी से उतरता है और अपनी मनमानी शुरू करता है जो कि मुल्क के और आवाम के मुफाद में नहीं होती, तब तब फ़ौज एक्शन में आती है। अब चाहे वहाँ पे पीपीपी की जमात हो, पीएमएल-एन की जमात तो 3 बार इस चीज़ का निशाना बन चुकी, पीटीआई की जमात भी 1 बार इस चीज़ का निशाना बन चुकी। निशाना इस वजह से कह रहा हूँ कि इन लोगों ने ज़्यादती की और फिर इन्हें निशाने पे ले लिया गया। और ये निशाने पे फिर इस तरह के है कि आज एक साहब अटक जेल में बैठे हुए, एक लंदन में बैठे हुए, प्लेटलेट्स पूरे करवा रहे हैं। भाई साहब भी लंदन पहुंच गए हैं और नई गाड़ी ले ली है उन्होंने, वहाँ उसमें सैर सपाटे कर रहे होंगे। और मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती जो उनके घर के बाहर खड़े होकर जो है ना एहतजाज कर रहे होते हैं, चाहे वो इमरान खान की बेगम साहब का बेगम जमाइमा का घर हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब का घर हो। अरे भाई, वहाँ पे एहतजाज करने से, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा डालने से क्या होगा? आप अपने मुल्क को बदनाम कर रहे हो। जब इलेक्शन आएगा आप फटाफट आ जाएंगे वोट डालने, होगा क्या? वोट डाल लेंगे और आपका लीडर वही आपकी जो है झाड़ू फेर के चला जाएगा। ले जी, ये एक छोटा सा प्रोग्राम था। मैंने बताया 3 तरह के लीडर आ जाए, कायदे आज़म जैसा कोई आ जाए, कोई भुट्टो साहब जैसा आ जाए, और या फिर नवाज शरीफ कोई ले आए, या फिर मुशर्रफ साहब जैसा कोई आ जाए, मरहूम जैसा, या फिर कोई ऐसा इनकलाबी लीडर आए जो सारे करप्ट को जो है ना डायरेक्ट फांसी दे, ये अदालतें उदूलतों के चक्कर में ही ना पड़े। अब मैं अदालतों में बात नहीं करूँगा, वो आप सबके सामने ही है। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जो हमारी आर्मी है, जो हमारी पाक फ़ौज है, उसको सलामत रखे। क्यों? वो हमारी हिफाजत कर रही है, हमारी मदद को आती है, हर मुमकिन कोशिश करती है। तो ये पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इजाज़त दीजिएगा अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।